आपको कैसा लगेगा अगर बिना कोई गलती करे 100% परफेक्ट एप्लीकेशन पे आपका यूके स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। बट ये चीज़ मेरे साथ हो गई है। हाय फ्रेंड्स, आई एम ऋत्विक। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से मास्टर्स इन मार्केटिंग करने यूके सितंबर इनटेक में जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे कि आपके वीज़ा का क्या स्टेटस है, अभी तक आया कि नहीं। तो सिचुएशन अभी क्या है कि कुछ दिन पहले मेरे को यूके से वीज़ा का रिफ्यूज़ल आ गया है, जिसकी वजह से आई वॉज इन कम्प्लीट शॉक एंड मेरे को बीपी की गोलियां तक लेनी पड़ रही थी। बिकॉज मेरे जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न है वो इनसफिशेंट फ़ंड्स है, जबकि जितने रिक्वायर्ड फ़ंड्स मेरे को शो करने थे उससे भी मैंने 3-4 लाख रुपए ऊपर शो करे थे। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? एंड सेम चीज़ आपके साथ ना हो फ्यूचर में, और अगर होती है तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो इस वीडियो के एंड तक ये सारे पॉइंट्स मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होता क्या है कि मैं VFS ग्लोबल में 21 मई को अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आता हूँ, अपनी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को फिनिश करके। एंड जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन होती है वो अराउंड 15 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम होता है, जिसके अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। बट मेरे केस में क्या हुआ कि 7th डे को ही मेरे को UKVI से रिफ्यूज़ल लेटर आ गया। तो मैं आपको एक बार अपना रिफ्यूज़ल लेटर दिखाता हूँ कि ये होता क्या और इसमें क्या लिखा होता है। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर है। तो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि मेरी एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज़ हो गई है, बट मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा होता क्या है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो डिसीजन स्टेटमेंट है जिसके बेस पे उन्होंने बोला है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ वीज़ा के लिए। तो उन्होंने ये लिखा है कि मैंने 10 पॉइंट्स क्लेम करे हैं फ़ंड्स दिखा के, बट जो मेरे को फ़ंड्स दिखाने थे उतने मेरे बैंक अकाउंट में है नहीं। तो एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि मेरी फ़ीस है 25,100 पाउंड्स, जिसमें से मैंने 1000 पाउंड्स ऑलरेडी पे कर दिए हैं। बट ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप मेरा कैश देख रहे हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने 1500 पाउंड्स पे करे हैं, 1000 पाउंड्स पे नहीं करे। तो पहली गलती तो ये है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सिंस मैं लंदन के बाहर पढ़ने जा रहा हूँ तो लिविंग एक्सपेंस एक साल के 9207 पाउंड्स हैं। तो कुल मिला के मेरे को दिखाने थे 32,807 पाउंड्स, जो कि 28 दिन के लिए मिनिमम मेंटेन करने थे। और जो मैंने फ़ंड्स दिखाए हैं उनका प्रूफ 31 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। तो अब इन्होंने कैलकुलेशन करी है कि जो मैंने फ़ंड्स दिखाए हैं उनका टोटल क्या बनता है। तो इन्होंने तीनों अकाउंट HDFC के दिखाए हैं, जिसमें से एक अकाउंट में 1.5 लाख हैं, एक में 14 लाख हैं, एक में 10 लाख से थोड़ा ऊपर है, जो कि कुल मिला के 25,50,000 60,000 कुछ ऐसा अमाउंट बनता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इन्होंने सिर्फ HDFC की स्टेटमेंट्स देखी है। मैंने अपने एप्लीकेशन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी स्टेटमेंट्स अटैच करी थी, जिससे रिमेनिंग फंड्स प्रूव हो रहे थे। तो उसका क्या प्रूफ है मेरे पास कि वो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ UKVI की चेकलिस्ट, जो VFS ग्लोबल में वो टिक मार्क करके खुद साइन करते हैं। तो ये है उनकी चेकलिस्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने HDFC का भी प्रूफ दिया है एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी प्रूफ दिया है, दोनों के आगे टिक लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट पेज पे जिस स्टाफ मेंबर ने मेरा ये एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे थे उसने यहाँ पे साइन करा हुआ है। तो अगर मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्टेटमेंट्स दिखाऊं तो इस अकाउंट में 10 लाख रुपीज़, एंड मैंने एक और अकाउंट शो करा है जिसके अंदर है 2 लाख रुपीज़, और ये दोनों बैंक के लेटर हेड पे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये फंड्स 28 डेज से पुराने हैं। और इन दोनों अकाउंट्स का सम अगर आप ऐड करोगे पिछले HDFC बैंक के अकाउंट्स के साथ, तो ये क्लियरली 34 लाख से एक्सीड करता है अच्छे अमाउंट से। 3-4 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या, या तो VFS ग्लोबल ने ही मेरे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिस को नहीं पहुँचाए, या फिर वीज़ा ऑफिस वालों ने HDFC के डॉक्यूमेंट्स को ही कंसिडर करा, उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं। यही हो सकती है इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेरे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं आपको दोबारा से अपनी रिफ्यूज़ल स्टेटमेंट पे लेके जाता हूँ, जिस पे ये लिखा हुआ है कि अगर मेरा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हुआ है बिकॉज ऑफ एनी वर्किंग एरर, कि कोई वीज़ा ऑफिस की वजह से मिस्टेक हुई है, तो मेरे पास 28 डेज़ हैं जिसके अंदर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जिसको AR बोलते हैं। तो अगर मैं AR के लिए अप्लाई करूँगा तो UKVI 28 दिन के अंदर अंदर मेरी एप्लीकेशन फिर से चेक करेगी
एंड उसके बेस पे वो नया डिसीजन देगी, या तो प्रीवियस रिफ्यूज़ल विड्रॉ कर लेगी या फिर वो दोबारा रिफ्यूज़ कर देगी। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ऐसी किसी रीज़न की वजह से, या तो आप AR फाइल कर सकते हैं या फिर आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने जिस दिन रिफ्यूज़ल आया उसी दिन मैंने AR फाइल करा, जिसके लिए मुझे 8-9 हज़ार पे करने पड़े। AR की फ़ी 80 पाउंड्स होती है। एंड अब 25 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया UKVI की तरफ से कि क्या डिसीजन रहा है मेरी एप्लीकेशन पे। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जिन्होंने AR फाइल कर रखा है। कईयों का डिसीजन 5 महीने में आया है, कईयों का डिसीजन 3 महीने हो गए फिर भी नहीं आया, कईयों का 8 दिन में आ गया, कईयों का 23 दिन में ही आ गया। तो कोई भी ऐसा कोई फ़िक्स टाइम फ्रेम नहीं है जिसके अंदर आप अपना डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25 डेज़ मेरे भी हो गए हैं, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, और अभी 28 डेज़ मंडे ट्यूसडे तक पूरे हो जाएंगे, जिसके बीच में 2 दिन तो सैटरडे संडे है, जिसमें मेरे को लगता नहीं कोई डिसीजन आएगा भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट ये मैंने इसलिए करा था क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री में अटैच हो जाता है, और कहीं भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको दिखाना पड़ता है कि अगर आपकी कोई भी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल हो तो एक बेफालतू में एक एडिशनल चीज़ ऐड हो जाती है वीज़ा प्रोसेस के टाइम। तो फिर अभी मैंने डिसाइड करा है कि अगर 28 दिन 30 दिन के अंदर अंदर मेरा डिसीजन नहीं आता तो फिर मैं न्यू एप्लीकेशन के लिए फिर से प्रिपेयर करूँगा। तो आप अब पूछोगे कि जो पहले एप्लीकेशन करी थी उसमें भी तो पैसे लगे होंगे, उसका क्या? तो IHS तो मेरा रिफ़ंड हो गया, और जो मैंने वीज़ा फ़ी पे करी थी वो तो पानी में गई। अगर मैं दोबारा से अप्लाई करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का डिसीजन नेगेटिव आता है या कुछ आते ही नहीं और मैं उसको विड्रॉ कर लेता हूँ, तो अब नया एप्लीकेशन वीज़ा का जो करना होता है उसमें इशू ये आता है कि आपको यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो कैश फिर से जनरेट करें, जिसमें आपको पहले उनको लिखना पड़ेगा, फिर उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा, फिर ड्राफ्ट कैश आएगा, फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद मेरे को सारे फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने पड़ेंगे क्योंकि वो पुराने वाले तो पुराने हो गए, उनको नहीं दिखा सकते, राइट। 31 डेज से पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते। एंड मेरे को बहुत ध्यान से दूसरी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि उसमें कोई भी तरह की गलती ना हो जिसकी वजह से रिफ्यूज़ हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी मेरी हिस्ट्री में रिफ्यूज़ल है, तो वो ध्यान से चेक करेंगे इस बार सब कुछ। तो वो भी चीज़ मेरे को ध्यान में रख के सेकेंड एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आता है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या अपनी सारी होप्स छोड़ देनी है UK जाने के लिए? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि पहली चीज़ तो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। अगर आपके केस में भी वर्किंग एरर हुआ है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल कर सकते हैं, एंड अगर उसका डिसीजन आ जाता है फिर तो सही है, आपको वीज़ा की प्रोसेस आपकी आगे बढ़ जाएगी। बट इन केस AR का कोई डिसीजन नहीं आता तो आप नई एप्लीकेशन फिर से कर सकते हो, जिसमें IHS आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका पहले रिफ़ंड हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो थोड़े टाइम में हो जाएगा, और आपको वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी फिर से पे करनी पड़ेगी जितनी भी बनती है, 37,000 40,000 कन्वर्जन रेट के हिसाब से। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, 2 रीज़न और भी हो सकते हैं आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के, कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हों, या फिर आपने इंटरव्यू बहुत ही गंदा दिया हो कि उनको लग रहा है कि आप तो फ्रॉड हो। आप हो नहीं, बट अगर कोई इंसान सही में इलीगल इमिग्रेशन में इन्वॉल्व है और वो स्टडी रूट से वहाँ पे घुसना चाहता है और उसने इंटरव्यू में बिल्कुल ही ख़राब दिया और उनको लग गया कि जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, कुछ भी है, और वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर बैन लगा दिया है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट आई थिंक उन केस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है, बट उस केस में आप शायद फ्रेश एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आपको AR के डिसीजन का वेट करना ही पड़ेगा। वो चाहे 28 दिन में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, 5 महीने में आए, तो वो एक इशू हो जाता है उस सिचुएशन में। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि एक बैंक स्टेटमेंट या फिर एक बैंक अकाउंट्स से अपना बैलेंस शो करो, बिकॉज उनके पास इतनी एप्लीकेशंस आती हैं, उनका पूरा दिन यही होता है वीज़ा एप्लीकेशन को समझना, उनको एवेल्युएट करना। अब एक बंदे के एप्लीकेशन में एक अकाउंट है और उसमें सारे बैलेंस दिख रहे हैं, और एक बंदा है जिसने मुझ जैसा जिसने 5 अकाउंट्स शो कर रखे हैं और उन सबका सम मिला के मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है, और 1-2 अकाउंट भी अगर आगे पीछे हो जाएं तो वो फुलफ़िल नहीं होगी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रिफ्यूज़ल के, और ये मेरे को अब पता चला है। तो सबसे पहली बात, एक अकाउंट में कोशिश करो आपके सारे फंड्स हो।
इन केस आपका एक अकाउंट में नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स में है, तो एक कवर लेटर बनाओ कि आप ये अकाउंट्स शो कर रहे हो एंड इनका सम टोटल इतना बनता है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को ऐसे क्रॉस कर रहा है या फुलफ़िल कर रहा है, ताकि वीज़ा ऑफिसर का काम थोड़ा आसान हो जाए उसको समझना एंड ऐसी दिक्कत आपके केस में ना आए। दूसरा सजेशन, आप अपने को स्टार्ट डेट से 6 महीने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपका एडमिशन पहले हो चुका है तो 6 महीने जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होता है 6 महीने का, उसके अंदर अंदर जल्द से जल्द कोशिश करो कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन हो जाए। बिकॉज अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है एंड आपके पास खुला डुल्ला टाइम है तो आप AR रिव्यू फाइल करना अफोर्ड कर सकते हो, और वो पॉजिटिव आता है तो आपको नई एप्लीकेशन भी नहीं करनी पड़ेगी वीज़ा की। बट अगर आपका इनटेक है सितंबर का और आप जुलाई में अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए और मिड जुलाई तक आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप AR भी फाइल कर पाओ, क्योंकि एक महीने में डिसीजन नहीं आया तो क्या आप अगस्त एंड में जाके दोबारा वीज़ा फाइल करोगे जब सितंबर में कोर्स स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके उसके अंदर अंदर वीज़ा फाइल करो। लास्ट टिप ये है कि प्रायोरिटी सर्विस तब तक यूज़ मत करो जब तक आपको अपनी एप्लीकेशन पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। बिकॉज अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी तरह की तो प्रायोरिटी सर्विस में चांसेस नहीं बढ़ते हैं आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के, बस उसमें टाइम फ्रेम कम होता है जिसके अंदर आपकी वैल्यूएशन होगी। तो अगर आपके में गलती है और आपका रिफ्यूज़ल आना हो तो वो रिफ्यूज़ल 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बजाय 2-3 दिन में आ जाएगा। उसके लिए आपको पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और रिफ्यूज़ल भी जल्दी आ जाएगा, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। और टाइम से अप्लाई करोगे तो प्रायोरिटी सर्विस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट? So student visa refusal is definitely heartbreaking when you have done everything right. It took me some time to come out of anxiety and pressure, but I have still an option to apply for another visa. तो मैं वो करूँगा अभी एंड आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि क्या स्टेटस रहता है और मेरे को स्टूडेंट वीज़ा मिल पाता है कि नहीं। बिकॉज इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी एंड इट्स लाइक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बट इन एवरी केस आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड एज आई प्रॉमिस्ड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई मेक श्योर कि मैं हर कॉमेंट का आंसर करूँ। एंड you can also follow me on Instagram and LinkedIn. My social media handles are mentioned in the description below. That's all for today's video. Take care. Goodbye.